स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी तरह से सतर्कता बरती जा रही है। साथ ही नागरिकों से भी सावधानी बरतने की अपील की जा रही है। केंद्र सरकार की ओर से जारी डाटा में उत्तर प्रदेश में डेल्टा वेरिएंट मिलने की बात पहले ही की गई थी। अब प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने भी इस बात को स्वीकार कर लिया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि दूसरी लहर में बड़ी संख्या में डेल्टा वेरिएंट पाया गया। ऐसी स्थिति में इसके नए वेरिएंट को लेकर भी सतर्क रहना होगा। विभिन्न राज्यों में डेल्टा प्लस मिल रहा है, ऐसे में यहां भी जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जा रही है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर भी सैंपल कराए जा रहे हैं, कलेक्ट किए जा रहे हैं। विदेश से आने जाने वाले लोगों को क्वारंटीन किया जा रहा है और सूत्र बताते हैं कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए 1355 सैंपल मिले गए हैं और इसमें से 355 के रिजल्ट भी जारी किए गए हैं। अभी 1000 सैंपल्स की जांच रिपोर्ट नहीं आई है। 355 में 327 सैंपल में डेल्टा पाया गया और 28 सैंपल में अल्फा वेरिएंट मिला है। मालूम हो कि दूसरी लहर में तबाही के दौरान सभी चिकित्सा विशेषज्ञ इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि वायरस का स्वरूप बदला है और यह पहले से कहीं ज्यादा हमलावर है। इसकी प्रसार क्षमता भी अधिक है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों पर गौर करें तो पहली लहर में करीब 6,03,000 संक्रमित हुए थे, जबकि जिसमें 8,727 की मौत हुई। दूसरी लहर में मई तक संक्रमितों की संख्या बढ़कर 16,91,000 हो गई, जबकि मृतकों की संख्या 20,000 से अधिक रही। अब कुल संक्रमितों की संख्या 17,05,000 हो गई और मृतकों की संख्या 22,559 है। लेकिन जिस डेल्टा प्लस नए वेरिएंट को लेकर के बात की जा रही है, हर शख्स के जहन में सवाल है, जो कोरोना की दूसरी लहर थी उसी में डेल्टा प्लस वेरिएंट आ गया था, कितना खतरनाक है, कैसे बचा जा सकता है, कौन कौन से राज्य प्रभावित हैं और किन किन अंगों को प्रभावित करता है। ऐसे तमाम सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे, जो हमारे साथ पैनल जुड़ेगा। तो शुरू करेंगे आज की बड़ी बहस। लेकिन हम अपने दर्शकों को बता दें कि बड़ी बहस शुरू करने से पहले आज की जो हमारी बहस है कई मायनों में खास है। हमने बाहर से भी डॉक्टर्स जो है, विदेश से भी, जो वहाँ पर भी रिसर्च चल रही हैं लगातार, वहाँ से भी डॉक्टर्स जोड़े हैं और उनसे भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की बड़ी बहस इसी पर। तो दूसरी लहर की जब हम बात करते हैं और तबाही की वजह कोरोना वायरस का डेल्टा प्लस जो है वो वेरिएंट रहा है। डेल्टा प्लस की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब जो नए आंकड़े आ रहे हैं, जो नए शोध हो रहे हैं, उन शोधों के मुताबिक आज भी न्यूज़पेपर्स में लगातार सब जगह है कि किस तरीके से जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की जो लहर कही जा रही थी, वो जो कोरोना की जो दूसरी वेव थी वो तब से ही आ चुकी है। लेकिन अब एक तरफ दूसरी तरफ जिस तरीके से लगातार जो विभाग कह रहे हैं कि अक्टूबर नवंबर तक किस तरीके से ये लहर आएगी और जो अब जो वेरिएंट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो आज हम जानेंगे और समझेंगे कि क्या आ चुकी है, जो जिस लहर की हम बात कर रहे हैं, जिस नए डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहे हैं, और कैसे बचा जा सकता है। हमारे साथ डॉक्टर आशुतोष शुक्ला जी जुड़ गए हैं। डॉक्टर आशुतोष जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मनोज मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। मनोज जी नमस्कार, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज हमारी डिबेट कोई राजनीतिक नहीं है, लेकिन समाचार पत्रों में जिस तरीके से लगातार इस वेरिएंट के बारे में, नई शोध के बारे में आज चीजें सामने आई, इसलिए आज मुझे डिबेट रखनी पड़ी। डॉक्टर आशुतोष शुक्ला जी, आपकी तो खोज रिसर्च लगातार चल रही है कोरोना को लेकर के। मेरा सवाल आपसे यही है, जिस डेल्टा प्लस वेरिएंट की बात की जा रही है, इसकी संभावना से इनकार तो नहीं किया जा सकता। सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि जो शोध जो हैं वो बता रही हैं कि ये दूसरी जो कोरोना की लहर थी जिसमें कितनी मौतें हुई हैं, ये वही वेरिएंट है, बस इसका थोड़ा सा जो है वो रूप स्वरूप थोड़ा सा बदला है। जरा आपसे मेडिकेटेड टर्म में और एक सरल भाषा में जानेंगे और समझेंगे। जी आलोक जी नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को। आलोक जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल क्लियर आ रही है। जी आलोक जी, तो देखिए जो अभी ये 15 महीने का जो
बल्कि 1.5 साल जो है कोविड-19 के जितने भी वेरिएंट्स हम अभी इन 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 1.5 सालों के अंदर बने हुए हैं, ये उसकी एक प्राकृतिक स्वभाव है किसी भी जीव जंतु का। वायरस और बैक्टीरिया जो कि सूक्ष्म जीव होते हैं, ये लोग बहुत जल्दी अपने आप को ढालते रहते हैं। जितना हम लोग दवाइयाँ बनाएंगे, जितना हम लोग वैक्सीन बनाएंगे और जितनी हम लोग प्रतिरोधक क्षमता अपनी डेवलप करेंगे, ये लोग भी अपनी प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करते हैं। तो इसीलिए वायरस का समय समय पर अपने अपने वेरिएंट्स डेवलप करने का स्वभाव होता है और ये एक तरह से अपने आप को सर्वाइव करने का इनका तरीका है। तो अभी जो इंडिया में जो सेकेंड वेव आई थी, जो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा टॉपिक बन गया था, उसी दौरान सबसे ज़्यादा जो केसेस इस नए वेरिएंट्स के B16-17 जिसको हम बोलते हैं B16-17, लेकिन उसमें भी एक जरा सा चेंज जो इसमें हुआ है, तो इसको नाम दिया गया है B16-17.2। तो इसको हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा वेरिएंट्स, जो कि इसके अपने सारे जो वेरिएंट्स हैं पुराने, जो अल्फा वेरिएंट्स हैं और अल्फा वेरिएंट से जुड़े हुए जो अलग वेरिएंट्स हैं, उन सब से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इस वायरस में 2 स्पाइक प्रोटीन्स हैं, जिसको बोले अपन, जो उसके 2 हाथ समझ लीजिए, वो 2 हाथ की जगह 3 हाथ हो चुके हैं। इसको ऐसा समझा जाना चाहिए कि जब इसके 3 हाथ हो जाएंगे तो उसकी पकड़ कितनी तेज हो जाएगी। तो इसीलिए जो वायरस है, डेल्टा वायरस है, इसकी जो संक्रामिकता है WHO ने जो बताई है सीक्वेंसिंग के बाद, और जो केस डिटेक्ट हुए हैं इंग्लैंड में, इंडिया में, यूएस में, इस समय अमेरिका में 20% जो नए केस आए हैं वो डेल्टा वेरिएंट के हैं। तो इसीलिए जो अभी तनाव की स्थिति है वो बड़ी काफी एक्सपेक्टेड थी जी। तो इस सेंस में यदि हम देखेंगे तो इसकी 60% तक संक्रामिकता ज्यादा है आलोक जी। तो जैसे यानी कि कितनी भयावता साफ तौर पर समझी जा सकती है। मनोज जी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार। मनोज जी, जब हम डेल्टा वेरिएंट की बात कर रहे हैं तो लगातार इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता, और यही वजह है कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से पूरी सतर्कता बरती जा रही है। जो स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से दावे कर रहा है कि हाँ, तीसरी लहर के लिए पूरी तरीके से तैयार है, आपको क्या लगता है कि जमीनी हकीकत क्या कुछ और है? नहीं आलोक जी, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको याद हो, इसी महीने के पहले सप्ताह में 5 या 6 जून को लगातार कोरोना के नए वेरिएंट, इससे आश्वासन, इससे बचाव, या ये कह सकते हैं कि कितना खतरनाक हो सकता है, उसको 2 बयान, चाहे वो डॉक्टर गुलेरिया की बात कर लें या हम WHO की बात कर लें, लेकिन 2 चीजें हैं। जैसे 5 से 6 सप्ताह में दोबारा आएगा या 6 महीने बाद दोबारा आएगा, हम थोड़ा पीछे जाना चाहेंगे। पीछे जाने की बात आलोक जी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछले साल जब हम लोग मार्च से लगातार कोरोना के पहले टर्म को से लेके अगस्त या सितंबर तक सफर कर ही रहे थे, तो मिड ऑफ द अक्टूबर या नवंबर ये हुआ कि दूसरी लहर आने वाली, लेकिन चाहे आम आदमी हो, डॉक्टर्स हो और सरकार हो, और थोड़ी लापरवाही बरती कि जिसका असर ये हुआ कि दूसरे टर्म में, या ये कहूँ कि 2021 में हमने बहुत बुरा समय देखा है, हर तरीके से देखा है, चाहे हॉस्पिटल की बात कर लें, ऑक्सीजन की बात कर लें, ICU की बात कर लें। तो ये तीसरे वेरिएंट को लेके या डेल्टा को लेकर के जिस तरीके से सतर्कता आम आदमी, मेडिकल्स, WHO, हॉस्पिटल या सरकार बरत रही है, चर्चा में चीजें लगातार आना शुरू हो गई हैं। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल होगा, चूंकि लगातार इसमें इसका ज्यादा अटैक को लेकर के बच्चों की बात होती है। आलोक जी देखिए, बच्चे हों या बुजुर्ग हों या हम आप जैसे मिडिल एज के लोग हों, सफर तो कहीं न कहीं दोनों बार सारे लोगों ने किया हुआ है। ये अलग बात हो गई कि ठीक है, बिलो 18 के बच्चों को लेकर के अभी चीजें चर्चा में हैं, लोगों ने वैक्सीन पे भरोसा इस बार ज्यादा जताया है, वैक्सीनेशन बहुत तेजी से हो रहा है, बचाव के रास्ते भी सारी चीजों पे है। लेकिन मैं बार बार आलोक जी इसलिए कह रहा हूं कि कम से कम जान और माल, या ये कह सकते हैं समय का नुकसान हो, हम पालन करने को तैयार हैं। पूर्व का अनुभव इतना खराब गया है और हम उसमें योगदान भी दिए हैं। हमने बहुत जल्द शादी, ब्याह, बारात, पार्टी, हम जल्दी फ्री हो गए थे, हमने सैनिटाइजेशन, मास्क यूज करना बंद कर दिया था। अभी मुझे लगता है कि दूसरे कोरोना के वार को लोग जैसे जैसे उभर रहे हैं, धीरे धीरे अल्लाह को अल्लाह किया जा रहा है। तो तीसरी कोरोना की लहर में कोई गलती नहीं करेगा, लेकिन बेहतर होगा कि WHO, सरकार या मेडिकल हमको बेहतर सुविधा मुहैया कराएं,
जो हाल लखनऊ में या अन्य प्रदेशों में, यूपी की बात कर लूं, लगभग पूरे अप्रैल रहा है, वो स्थितियां भविष्य में ना हो। कोरोना चूंकि जा नहीं रहा है, इसके लिए हमें खुद भी सरकारी जो है आदेश उसका पालन करना, और सबसे बड़ी बात खुद भी जागरूक रहना है, एक जागरूक नागरिक के तौर पर अपना परिचय देना है। डॉक्टर आशुतोष जी, देखिए वरिष्ठ पत्रकार ने पूरी किस तरीके से विस्तार से चीजें बताई। मेरा सवाल आपसे यही है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट की जब हम बात करते हैं तो क्या ये वही था जिसकी वजह से ब्लैक फंगस, येलो फंगस चीज जैसे तमाम चीजें सामने आई? क्या कहा जा सकता है साफ तौर पर? कि जो मोर्टालिटी रेट है या मारक क्षमता है वो जो पुराना वायरस है उतनी ही है। उसके बारे में अभी रिसर्च बाकी है, अभी हम उसकी जो मोर्टालिटी रेट है उसमें कितना डिफरेंस आया है उसके बारे में अभी पूरी जानकारी नहीं है। ये जो अभी डेटा नए आएंगे, जितने लोगों की डेथ हो रही है इंडिया में, इंग्लैंड में, यूएस में और दूसरी कंट्रीज में, उसका सारा का कलेक्टिव डेटा की स्टडी की जाएगी, तब जाके हमें पता लगेगा कि इसकी मारक क्षमता, क्योंकि संक्रामकता और मारक क्षमता दोनों अलग होती है। तो अभी उस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या होती है कि जब हमारे केसेस इतनी ज्यादा तादाद में बढ़ जाते हैं तो हमारा पूरा जो ढांचा है वो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। वही जो सिचुएशन अभी कुछ महीने पहले इंडिया में देखी थी। तो डेफिनेटली अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेंशन करना यहाँ पे कि जो लोग वैक्सीनेटेड नहीं है, जो बच्चे हैं और जो ये 15 से 40 साल का ग्रुप है, जो यंग लोग जिनको हम बोल सकते हैं, वही लोग हैं जो इस डेल्टा वायरस की चपेट में बहुत जल्दी आ सकते हैं। तो वैक्सीनेशन के लिए जो अभी जितने भी एफर्ट किए जा रहे हैं उसमें गवर्नमेंट से ज्यादा हमें आपस में खुद को ही लोगों को जागरूक करना पड़ेगा, क्योंकि हम देखते हैं कि एक किसी को केस का पता पड़ गया कि एक डॉक्टर था या एक साइंटिस्ट थे या एक वो थे, उन्हें दोनों डोज लगे थे और उनकी डेथ हो गई। तो इस तरह की न्यूज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर न्यूज में दिखाया जाता है, जिसकी वजह से लोगों में डर पैदा हो जाता है और फिर वो बोलते हैं कि भाई हम जब जिसको 2 वैक्सीन लगी उसके बाद उसकी मौत हो गई तो हम कैसे बचेंगे। तो इस तरह की जो भ्रामकता फैल रही है, इसके साथ कितने सारे पहलू जुड़े होते हैं, उन सारे पहलुओं पे बहुत तरीके से, बहुत सटीक तरीके से कम्युनिकेशन करने की जरूरत। डॉक्टर आशुतोष जी, ये भ्रामकता के जी डॉक्टर आशुतोष जी, मेरा सवाल है, जो जिस तरीके से आपने भ्रामक स्थिति के बारे में बात की, अब लोगों में ये बड़ी भ्रांति है और ये बड़ी आपाधापी है कि वैक्सीन कौन सी लगवाएं। पहले तो ये हो रहा था कि राजनीतिकरण हो रहा है कि ये बीजेपी की वैक्सीन है, बीजेपी के लैब में, लेकिन अब चीजें थोड़ी बदल गई हैं। अब ये है कि कोवैक्सीन लगाएं, कोविशील्ड लगाएं, कि किस तरीके से जो रशियन आ रही स्पुतनिक वो लगवाएं या अन्य लगवाएं। अब ये बड़े लोगों में आपाधापी है कि कौन सी लगवाई, अब लोग ये पूछते हैं ज्यादा। अब लोग इतना जागरूक हो गए आशुतोष जी। बिल्कुल सही आलोक जी। देखिए, मैं एक बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बता दूं कि दुनिया की कोई भी वैक्सीन अभी ऐसी नहीं बनी है जो 100% तक कोविड-19 को मार सके। मतलब 100% की जो एफिशिएंसी रेट है वो किसी भी वैक्सीन की नहीं है। तो पहले तो एक बात लोग क्लियर कर लें कि ऐसी कोई वैक्सीन है ही नहीं इस दुनिया में जिसमें आप लगाने के बाद गारंटी हो जाए कि हम बिल्कुल कोरोना से लड़ जाएंगे और हम कोरोना हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दूसरी बात, जितनी भी वैक्सीन है वो 65 से 93% तक की एफिशिएंसी देती हैं। और इंडिया में जो कोवैक्सीन है, कोविशील्ड है, स्पुतनिक है, फिर उसके बाद एस्ट्राजेनेका है, फाइजर है, कांसिनो है, और भी जो 2-3 वैक्सीन है जर्मन, इन सारी वैक्सीन्स के जितने भी साइंटिफिक डेटा है वो बताते हैं कि ये सारी वैक्सीन्स एक बहुत बड़े पैमाने तक आपको इम्यूनिटी प्रदान करती हैं। तो सबसे पहली बात तो ये जो हमारे इस जो सिचुएशन है इस समय, कई कंट्रीज में वैक्सीन बहुत अच्छे से अवेलेबल है, बट कई जगह इतने सारे ऑप्शन लोगों के पास है नहीं। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि लोग अपने दिमाग से ये निकाल दें कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है, कौन सी बेकार है। सबसे पहले तो वैक्सीन जो आपको मिल जाए वो लगवाइए। और इससे होता क्या है कि लोग ये जिनके पास उस समय वैक्सीन की अपॉर्चुनिटी होती है वो छोड़ देते हैं और फिर उसके बाद 1 महीने तक, 2 महीने तक उनको वैक्सीन नहीं मिल पा रही है। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। काफी लोग मैं जिनको पर्सनल तौर पे जानता हूं वो लोग वैक्सीन लगवाए नहीं कि भाई ये चाइना की है और ये कोवैक्सीन नहीं लगवाना चाहता हूं, मुझे दूसरी लगवानी है, स्पुतनिक की बहुत अच्छी है तो मैं स्पुतनिक लगवाऊंगा। अब स्पुतनिक कब मिलेगी कोई नहीं जानता। तो सबसे पहला सजेशन तो ये है कि आप वैक्सीन लगवाइए। जो मिल रही है सारी वैक्सीन आपको इम्यूनिटी देंगी, ये गारंटी है। और आपको जो सीवियर कोविड-19 जिसको बोलते हैं, जो घातक है, जिसमें आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत पड़ेगी, उसमें आपको 90% तक आपकी जो क्षमता है उसको बढ़ाएगा ताकि आपके बचने के चांसेस रहें। तो वैक्सीन का तो ये है।
और अभी यदि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई है और यदि केवल आपने एक डोज वैक्सीन का लगवाया है आलोक जी, तो ये भी डेल्टा वायरस के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि जिस बॉडी में कोई प्रतिरोधक क्षमता ही नहीं है, चाहे वो 60% हो या 70% हो, जब आपकी एंटीबॉडीज बॉडी में है ही नहीं, या जिन लोगों ने केवल एक डोज लगवाया है, चाहे वो एस्ट्राजेनेका का हो, चाहे वो फाइजर का हो, तो उन लोगों को भी इम्यूनिटी उतनी अच्छी नहीं बन पाती है। तो जब तक दूसरा डोज नहीं लगेगा तो इम्यूनिटी डोज और फुल डोज जिसको कहेंगे वो लगवाना बहुत जरूरी है। मनोज जी, जब हम कोरोना की बात करते हैं तो अब लगता है लोगों में एकदम डर खत्म हो गया। कोई यूपी से पश्चिम बंगाल चला जा रहा है, कोई यूपी में किस तरीके से घूम रहा है, कोई प्रयागराज में जा रहा है। तो अब लोगों के मन से क्या डर निकल चुका है पूरी तरीके से, कोरोना चला गया तो कैसे अब ये वापस आएगी? भाई अभी हमें सावधान रहना है, अभी बहुत चौकन्ने रहना है, अभी असर कम हुआ है, अभी गया नहीं है। आलोक जी, लगभग हम लोगों ने आपके चैनल पे कम से कम पिछले 1.5 सालों में 25 से 30 बार इस बार पर बहस की और एक अच्छा मैसेज आपके चैनल से लगातार पास ऑन होता रहा, आगे भी होता रहेगा। लेकिन होता क्या है कि हम इस बात के लिए यूज टू हो चुके होते हैं, जब हमको सावधानियां सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, मेडिकल के जो जानकार उनकी तरफ से मिलती है, तो आम जनमानस हमेशा उस बाधा को तोड़ करके बाहर निकलने की कोशिश करता है। लेकिन जितने लोगों ने, मैं बार बार ये बात आलोक जी से रिपीट कर रहा हूं कि पिछली बार हम चर्चा करते थे और हम हर चीज को जानने के लिए, बचने के लिए नए थे। नवंबर के बाद जिस तरीके से वैक्सीनेशन पे भी बहस हुई और बहस के बाद आज की स्थिति है कि पूरे भारतवर्ष में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक या बंगाल के चुनाव के बाद या चुनाव के दौरान भी वैक्सीनेशन पे चर्चा हुई, लेकिन वैक्सीनेशन आज सभी लगवाना चाहते हैं। कारण ये है कि लोगों ने या तो परिवार में या घर में या नात रिश्तेदार में या समाज में किसी न किसी व्यक्ति को पिछले मार्च से लेकर के मई के महीने तक खोया है और डर था। लेकिन जैसे ही लोगों को अनलॉक के 1-2 कह सकते हैं या ये कहिए कि लोगों को आने जाने की सुविधा मिलना शुरू हुई, लोग फिर से बेपरवाह और लापरवाह हो रहे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आलोक जी, पहली वेरिएंट, दूसरी वेरिएंट और आने वाली जो तीसरी वेरिएंट है, ये कहीं न कहीं ज्यादा खतरनाक है और हम डिपेंडेंट है। मुझे बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है कि मेडिकल सुपरविजन में, मेडिकल्स में जो भी अच्छे लोग हैं या जैसे डॉक्टर साहब हमें बता रहे हैं, हम फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब, बड़ा मैं सवाल आपसे इसलिए करता हूं कि हम और आलोक जी दोनों लोग जर्नलिज्म से हैं। हमारा सवाल कहीं न कहीं मेडिकल पे आप ही से होता है। पिछली बार हमारा सवाल दूसरा होता था, आज हमारे सवाल की चीजें बदल गई हैं। अभी क्या हालात ऐसे भी हो सकते हैं, नंबर ऑफ मरीजों के गिरने की संख्या या इन्फेक्शन की संख्या, जैसे ही डेल्टा 3 आएगा या कोरोना 3 का डेल्टा आ रहा है, तो लोग किन किन चीजों, मास्क को पता है, सैनिटाइजर पता है, लोगों को डिस्टेंस पता है। लेकिन आलोक जी क्या होता है ना, समाज का पार्ट जिस तरीके से, जैसे अभी फॉरेन में इंडियन वेरिएंट रूप दे दिया गया है। मतलब आप सोचिए कि जो कोरोना विदेशों से चल के आया पिछले साल 16, 17, 18 फरवरी तक हम लोग इससे अनजान थे, आज वो भारत के समाज में कितना रच बस गया है कि नए नए वेरिएंट में वो जा रहा है, बुजुर्गों से, फिर फेफड़ों में, फिर मिड में, अभी बच्चों की बात हो रही है। तो जरूर इसको फॉलो करेंगे। लेकिन आलोक जी, मैं फिर कहना चाहूंगा, वो क्या लखनऊ हो, क्या दिल्ली हो, क्या कोई और शहर हो, हम फिर से बेपरवाह, फिर से लापरवाह और इसकी संख्या को बढ़ाने में, मुसीबत को लाने में सबसे बड़ा रोल हमारा है। जब तक हम इसका प्रिकॉशन नहीं लेंगे, जब तक हम इससे दूरी नहीं बनाएंगे, क्योंकि कोरोना अब हमारे बीच में रच बस गया, वो कब जाएगा, कब पूरी तरह समाप्त होगा, ये वैज्ञानिक, WHO या मुझे लगता है मेडिकल संस्थाएं बता पाएंगी। हम लोग इस पर सिर्फ इनके बताए हुए बातों पर या लोगों को कन्वे कर सकते हैं, बिल्कुल, हम लोग तो एक आम आदमी के तौर पर चीजें समझेंगे, लेकिन जो डॉक्टर्स हैं, वैज्ञानिक हैं, शोधकर्ता है, वो बेहतर चीज़ें से समझते हैं और समझाते भी हैं और जानते भी हैं। जब हम आशुतोष जी, जब हम शोधकर्ता की बात करते हैं, विशेषज्ञों की बात करते हैं, रिसर्च स्कॉलर की बात करते हैं, मेरा सवाल आपसे यही है, फिलहाल कोरोना को लेकर के आज हम क्या कह सकते हैं, हम किस स्टेज में हैं और हमें किस तरीके से सावधानी बरतने की जरूरत है, और आने वाले समय में वाकई में जिस वेरिएंट की, डेल्टा वेरिएंट की बात की जा रही है, आ चुका है, आने वाला है, या हमें पहले से सतर्क रहना है, क्या स्थिति है? आलोक जी, देखिए, जो लोग ये सोच रहे हैं कि कोरोना आया है फिर चला गया और अब की बार चला ही जाएगा हमेशा के लिए, तो ये एक गलत धारणा है। ये जो जीव है जी, यहाँ जहां से भी निकला, इसके बारे में जल्दी और कुछ समय बाद
सटीक जानकारी मिल जाएगी कहाँ से आया, क्योंकि अभी इसके ओरिजिन के ऊपर भी बहुत सारे डाउट्स हैं। लोग बोल रहे हैं ये वुहान वायरोलॉजी सेंटर से निकला हुआ है, और कहीं से लोग बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये वाइल्ड एनिमल से निकला हुआ है। तो इस बारे में अभी देखिए 1.5 साल में इसके बारे में भी चर्चा होती रही है, लेकिन अभी तक इसके कोई एविडेंस या कोई इसके बारे में सटीक जानकारी नहीं मिल पाई है। और इन 1.5 सालों में लोगों को, हमें लगता है, ये भी समझने की जरूरत है कि दवाई बनाना, वैक्सीन बनाना, एक छोटे से इतने छोटे जीव को समझना, वो कैसे हम संक्रमित करता है, वो कितने समय तक हमारी बॉडी में रहता है, वो कैसे फैलता है, कैसे दूसरे ऑर्गन्स को इफेक्ट करता है। अभी तो हम लोग लिवर और पेट की बातें कर रहे थे, लेकिन अभी पता चला है कि इसकी वजह से ब्लैक फंगस भी हो जाता है, क्योंकि इम्यूनिटी आपकी बहुत डाउन हो जाती है, क्योंकि स्टेरॉइड ले लिए। फिर उसके बाद पता चला है कि बाल भी झड़ रहे हैं लोगों के। फिर पता चला कि इसका ब्रेन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, और अभी लेटेस्ट कुछ हफ्ते पहले पता चला है कि नाखूनों पर भी इसका इफेक्ट पड़ रहा है। तो देखिए कितनी छोटी सी जीव होने के बावजूद हमें सालों लग गए, हजारों वैज्ञानिक और अरबों की तादाद में जो डॉलर्स लगे हुए हैं इसकी रिसर्च के लिए। हमें इससे अंदाजा तो लगा लेना चाहिए कि छोटी सी कीड़े को, छोटे से सूक्ष्मजीवी को समझने में कितनी मुश्किलें आती हैं। हम अपने आप को कितना भी मॉडर्न, कितना भी सक्षम, कितना भी टेक्नोलॉजिकल स्ट्रांग बता दें, लेकिन एक छोटी सी जीव ने हमें कहीं ना कहीं हरा तो दिया ही है, क्योंकि 30 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो मैं इस बेस में केवल इतना बताना चाहूंगा कि देखिए कोरोना जो आया है ये एक तरह से नया निमोनिया बन के रह जाएगा। जहां तक मेरा पर्सनल तौर पर मानना है, ये कभी जाएगा नहीं कि हम बोल देंगे कि कोरोना आया था और चला गया 2 साल बाद, अब ये कहीं एग्जिस्ट नहीं करता। ऐसा कभी होगा नहीं, ये साथ में रहेगा। जैसे आज हम इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन लगाते हैं, इन्फ्लुएंजा जब आया था 2009 में या 2010 में है, तो जाहिर सी बात है कि थोड़ी सावधानी जरूर बरतनी है और हर पल सतर्क रहना है। सबसे बड़ी बात यह है। मनोज जी, एक सवाल आपसे, पिछला जो 1.5 से 2 साल तक जो चीज़ें सामने आ रही हैं, जिनका दंश जो हम झेल रहे हैं, अपनों को खोया, ये वही जान सकता है जिसने अपनों का जो है दर्द झेला है, दंश झेला है, उनसे बिछड़े हैं। सवाल ये कि जो पिछले 1.5-2 साल से जो चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या कुछ सिखा गई और कितना सावधानी की ओर हमें अपील कर रही हैं, हमें आगाह कर रही हैं? आलोक जी, अब तक जो भी जानकारियां कोरोना या के डेल्टा या डेल्टा प्लस या वेरिएंट 3 के बारे में चल के निकल के आई है, वो पूना के, चाहे मैं लैब की बात कर लूँ या विदेशों से लोगों के आने की बात कर लूँ, तो हम अगर प्रायोगिक तौर पे देखें तो इसके बीच में रहने या इसके साथ चलने के अलावा हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है। अगर हम इससे कहीं न कहीं इसके संक्रमण में आते हैं तो उम्मीद ये करते हैं कि ग्राम से लेके, शहर से लेके, देश प्रदेश या मेट्रो तक कम से कम लोगों को हॉस्पिटल्स या उन बातों का जो सरकारें बार बार दावा करती रही हैं, ऑक्सीजन का जिक्र किए बिना ये बात नहीं जाती। हमने बहुतों को इस कोरोना काल में खोया है। संक्रमण हो सकता है, किसी को हो सकता है, जब ये वायु में संक्रमित करता है, ये घर से बाहर निकलने में करता है। हम 2 चीज तो आलोक जी आदत में बनती जा रही, मास्क और सैनिटाइजर। लेकिन इसके बाद भी हम घर में बैठ करके, हम या आप, चाहे डॉक्टर साहब हो, चाहे वो पत्रकार हो, या समाज का अन्य जो वर्ग है, प्रशासन से लेकर के, पॉलिटिशियन से लेकर के, इनको सबको बाहर रहना है किसी न किसी काम से, किसी न किसी चीजों को लेके। अगर ये संक्रमित होते हैं, वैक्सीनेशन के बाद भी संक्रमण हुआ, ये अलग बात होगी कि आप कई साल 90% या 95% लोग हॉस्पिटल में नहीं जाते हैं तो बच जाते हैं। हम इन बात से सब सहमत हैं। हम उन बातों से हमने दोनों डोज लिया हुआ है, लेकिन आलोक जी दोनों डोज लेने के बाद भी हमारी कोशिश होती है कि सरकार की गाइडलाइन को हम माने, उसके अनुसार चले। लेकिन क्योंकि टूरिंग जॉब है, शहर कलकत्ता से लेके बॉम्बे, बंगलोर करना पड़ता है। अभी 2 दिन पहले हम जम्मू में थे, तो कहीं न कहीं किसी के संक्रमण में हम आ सकते हैं। तो हम देश की किसी को कोने में भी हो, अब नया नहीं रह गया। लगभग हम 1.5 साल से ऊपर इसके बीच में रस्ते बस्ते आ गए हैं। बड़ा बजट भी सरकार ने इसको अलॉट कर दिया है। तो मेडिकल सुविधाएं, मेडिकल इमरजेंसी में मिले, आईसीयू मिले, बेड मिले, और लोगों की जान नहीं जाए। जिस तरीके से हमने पीछे लोगों की जानें गई हैं, चाहे वो घर के बच्चे, बुजुर्ग, कोई भी हो सकता है। आपने देखा होगा शमशान से लेकर के जिन चीजों में जिक्र करेंगे, चीजें हम लोगों को 4 तरीके के फोन आते थे, हॉस्पिटल, आईसीयू, एम्बुलेंस और ऑक्सीजन। 4था फोन आता था शमशान के लिए। उस पर जिक्र नहीं करते, हम लोग उस मुसीबतों से बाहर आ चुके हैं। अभी भी आलोक मैं यही कहूंगा
कि हम देश के 130 करोड़ की जो आबादी है हमारी, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, हम सरकार को सपोर्ट करने को तैयार है, हम सारी चीज मानने को तैयार है, पर सरकार अपने दायित्व को निभाए। ऐसा नहीं हो कि कोरोना वेरिएंट बिल्कुल, सरकार का सहयोग भी करने की जरूरत है, आम जनमानस की ये भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। डॉक्टर आशुतोष जी, एक फाइनल कमेंट के तौर पर आपसे भी चाहूंगा कि किस तरीके से हमें सावधानी बरतना और बच सकते हैं, और आगाह करते हुए आप क्या संदेशा देना चाहेंगे अपने दर्शकों को? देखिए, आप आलोक जी जो अभी मेरे मित्र बता रहे थे, देखिए यही सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि वैक्सीन लगवाने के बाद जो हम लोग शूरवीर बन के घूमते हैं कि अब हमें कुछ नहीं होगा, तो ये एक बहुत गलत धारणा है, क्योंकि हम वैक्सीन लगने के बाद हम इन्फेक्ट भी हो सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, हम दूसरों को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। और आपके पास सिम्टम हो ना हो, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है कि आप कभी संक्रामित नहीं होंगे। और ये जो कोरोना का जो लहर है, कोरोना का जो काल है, इसमें हमें एक चीज जो सीखने की जरूरत है वो है डिसिप्लिन, वो है आदतें। हम अपनी आदतों से ही बीमार होते हैं, हम अपनी आदतों से ही बीमारियों को दूर कर सकते हैं। तो अभी जो हमारा जो वैक्सीनेशन चल रहा है, जो सिस्टम में सुधार हुआ है, वो एक बहुत अच्छी बात है। और ये वैक्सीनेशन मैं आपको बता दूं, जब तक 65 से 70% तक नहीं पहुंचेगा, आप अंदाजा लगा लीजिए, 130 करोड़ लोगों में से आपको 70% लोगों को वैक्सीनेट करना है, तो अभी भी एक बहुत लंबा समय लगेगा। तब तक हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित नहीं होंगे। तो इसीलिए मास्क लगाना और सैनिटाइजर यूज करना, हाथ धोना, सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखना, लार्ज गैदरिंग नहीं करना, पार्टी और सेरेमनीज में पार्टिसिपेट नहीं करना, बहुत हद तक बचा जा सकता है। डॉक्टर आशुतोष जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और मनोज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रदेश में दूसरी लहर में तबाही की वजह कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट रहा, और ऐसे में यहां डेल्टा प्लस की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन खुद सावधान हमें रहना है। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जो पूरी सतर्कता बरती जा रही है हालांकि इस मामले को लेकर, और आम नागरिकों को भी सावधानी बरतने की जरूरत है। नमस्कार।